जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। हम पढ़ रहे हैं निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, अध्याय 1, स्वस्थ रहने के कुछ बुनियादी सिद्धांत। इसमें हमने लास्ट टॉपिक में हमने कुछ सिद्धांतों के बारे में जाना, जैसे कि स्नान के बारे में, खाने से संबंधित नियम, टाइम मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ें, कार्यों को कैसे हम ऑर्गेनाइज करें। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। सोते समय यह ध्यान रखने योग्य बात है कि कपड़ों से मुंह ढककर ना सोया जाए। इससे सांस के साथ बाहर निकली हुई विषाक्तता फिर फेफड़ों में जाती है। इस प्रकार शरीर को शुद्ध वायु मिलते रहने का क्रम रुक जाता है। ऑक्सीजन न पहुंचने पर कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और स्वास्थ्य लड़खड़ाता है। यदि ठंड अधिक हो तो टोपा पहन लेना, कान बांध लेना जैसे उपाय तो अपनाए जा सकते हैं, पर मुंह ढककर तो नहीं ही सोना चाहिए, भले ही ठंडक के दिन ही क्यों न हो। यदि एक बिस्तर पर 2 व्यक्ति सो रहे हैं तो मुंह का खुला रहना और भी आवश्यक है। स्वच्छता के और भी कितने ही पक्ष ऐसे हैं जिनके संबंध में आमतौर से भूल होती रहती है। हाथ और पैरों के नाखून बराबर काटते रहना चाहिए। उनके बीच जो खाली जगह रह जाती है उसमें कितने ही हानिकारक मलिनता जन्य कीटाणु घुसे रह जाते हैं और वे फिर मुंह, नाक, रोमकूपों के मार्ग से शरीर में प्रवेश करके कई प्रकार की बीमारियों के निमित्त कारण बनते हैं। बात छोटी सी है पर उसके कई दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। स्वास्थ्य का सफाई से सघन संबंध है। बीमारी और गंदगी एक ही बात है। गंदगी जहाँ कहीं जमा होती है वहीं दुर्गंध, कुरुचि और कुरूपता का परिचय नहीं देगी, वरन बीमारियों के उत्पादन का भी उर्वरक क्षेत्र बनेगी। इसलिए देखना चाहिए कि शरीर के भीतर बाहर ही नहीं प्रयुक्त होने वाले उपकरणों में भी गंदगी कहीं डेरा तो नहीं डाल रही है। जिन कपड़ों में पसीने का स्पर्श होता है उन्हें नित्य साबुन से धुलाई करनी चाहिए। बालों की जड़ों से भी एक प्रकार का श्राव निकलता रहता है और उसकी भी नित्य प्रति सफाई न हो तो रूसी के रूप में जमा होता है और जड़ पकड़ लेता है। जिस सिर में काले रंग के और कपड़ों में सफेद रंग के जुएं जड़ जमाने लगते हैं और अंडे देने, वंश वृद्धि करने लगते हैं। बालों की जड़ों में विशेषतः जंघा और बगलों में एक खास तरह की जुई पैदा होती है और वो अपने पंजे चमड़ी में धंसाकर धीरे धीरे खून पीती रहती है। यह सब व्यथाएं वहां पैदा होती हैं जहां बालों की, कपड़ों की सतर्कता पूर्वक सफाई नहीं होती। जो कपड़े, बिस्तर रोज रोज नहीं धोए जा सकते उनके लिए भी इतना तो किया ही जाना चाहिए कि दिन भर कड़ी धूप में सूखने दिया जाए। इससे भी गंदगी की एक बड़ी मात्रा हट जाती है। रसोई घर और शौचालय, ये 2 स्थान ऐसे हैं जिनकी समुचित सुव्यवस्था का, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जो सड़ा हुआ अन्न दुर्गंध और कृमि कीट पैदा करने लगता है। नालियों में रेंगने वाले कीड़े और मक्खी मच्छर इसलिए उपजते रहते हैं कि उनमें खाद्य पदार्थों के कण किसी रूप में पहुंचने लगते हैं और हवा पानी मिलते रहने से वे अपने समुदाय की बढ़ोतरी करते रहते हैं। इन स्थानों को पानी से धोते रहना चाहिए और चूना, फिनाइल आदि कृमि नाशकों का प्रयोग करते रहना चाहिए। जहां पीने का पानी होता है वहां भी सीलन की वजह से कई प्रकार के कीड़े डेरा डालने लगते हैं। मिट्टी के घड़ों को अदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए और उनमें से एक सेट को कई दिन तक धूप लगाते रहना चाहिए। खाद्य पदार्थों, मसाले, तेल, घी आदि के संबंध में सावधानी बरती जाए कि उनमें से कोई वस्तु खुली न पड़ी रहे। उनमें से हर वस्तु को ढककर या बंद डिब्बों में रखना चाहिए। चूहे, छछूंदर, छिपकली, मकड़ी, पिस्सू जैसे कीड़े उनमें घुस जाते हैं। उनके मल मूत्र एवं थूक में भी काफी विषैलापन होता है जो खाद्य पदार्थों के साथ खाने पीने वालों के पेट में पहुंचता है और बीमारियों का आधार बनता है। चूहे बोरी में रखे अनाज में अपना रास्ता बना लेते हैं। थैलों में रखी हुई चीजों भी उनसे बचती नहीं हैं। उन्हें साधन मिलते रहें तो उनका झुंड एक पूरे आदमी की खुराक खा जाता है। यह घाटा प्रत्यक्षता मालूम नहीं पड़ता पर हिसाब लगाने पर प्रतीत होता है कि वे अनाज खाकर, कपड़े काटकर कितनी अधिक हानि पहुंचा देते हैं। चूहों के बिल सीमेंट से बंद करते रहना चाहिए और उन्हें पकड़ने व मारने के उपाय जहां सुलभ हों उन्हें अपनाते रहना चाहिए। घर की दीवारों और छतों में भी छोटे कीड़ों का अड्डा बन जाती हैं। उनमें अधिक नहीं तो साल में 2 बार चूने में नीला थोथा मिलाकर पोतते रहना चाहिए। इससे घर सुंदर भी लगने लगता है और हानिकारक कीड़ों के अंडे भी नहीं बन पाते।
लोग मात्र जमीन के फर्श पर झाड़ू लगाते हैं, दीवारों और छतों की बात एक प्रकार से भूल ही जाते हैं। शरीर और कपड़ों की तरह घर की भी समुचित सफाई करनी चाहिए। बर्तनों का उपयोग करके उनकी सफाई करने के उपरांत इस तरह रखा जाए कि इन तक चूहे, छिपकली आदि की पहुंच ना होती रहे। कूड़े को घर की नाली में डालने की अपेक्षा एक कूड़ेदान में ढककर रखना चाहिए और नियत समय पर नियत स्थान पर उसे भिजवाते रहना चाहिए। जहां भी गंदगी दृष्टिगोचर हो उसे तत्काल हटाना चाहिए, अन्यथा जमीन उसे पी जाती है और देर तक उसका असर अपनाए रहती है। घर की दिनचर्या नियमित रखनी चाहिए। जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत ऐसी है जिससे स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, प्रातःकाल जो भी काम हाथ में लिया जाए उसे भली प्रकार संपन्न होता है। देर तक जागना और देर तक सोते रहना बुरी आदत है। इसमें समय भी बर्बाद होता है और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। एक व्यक्ति देर में खाता है, देर में घर वापस लौटता है तो उसकी प्रतीक्षा में अन्यान्यों को बंधे रहना पड़ता है और सामूहिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए दिनचर्या का समय विभाजन ऐसा होना चाहिए जिसका सभी लोग नियमित रूप से पालन करें और सुव्यवस्थित जीवन जिएं। आहार को पचाने के लिए समुचित परिश्रम की आवश्यकता है। जो लोग मस्तिष्क से तो काम लेते हैं पर शारीरिक श्रम से जी चुराते हैं, उनका स्वास्थ्य सही नहीं रह पाता। शरीर के सभी अंगों का समुचित श्रम मिलना चाहिए ताकि उनके सक्रियता और सुदृढ़ता यथावत बनी रहे। वन्य पशु पक्षी सारे दिन आहार की तलाश में तथा मनोविनोद के लिए इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं। यह आवश्यक है कि फेफड़ों को पूरा काम मिलता रहे। हाथ पैरों के परिश्रम से हृदय, गुर्दों आदि का पूरा काम मिलता है। मांसपेशियों की सुदृढ़ता के लिए रक्त संचार का नियमित क्रम बना रहने की दृष्टि से भी यह आवश्यक है। जिन्हें कड़ा परिश्रम करने का अवसर या अभ्यास नहीं है, वे आराम तलब लोग अपनी काहिली की भारी कीमत चुकाते हैं, शरीर का ढांचा दुर्बल बना लेते हैं। जिनकी कार्य पद्धति में शारीरिक श्रम की न्यूनता है, उन्हें व्यायाम की आदत डालनी चाहिए। सवेरे तेज चाल से 3-4 मील चल लेना चाहिए। अच्छा, सरल और मनोरंजनदायक है। बाहर जाने की बात न बनती हो तो शरीर के हर अवयव को फुलाने, फैलाने, सिकोड़ने, घुमाने के सुगम तरीके किसी से सीख लेने चाहिए और अपनी सूझबूझ से उनका आविष्कार कर लेना चाहिए। दुर्बल व्यक्ति बिस्तर पर पड़े पड़े ही हाथ पैरों को, कमर गर्दन को सिकोड़ने फैलाने का व्यायाम कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लड़कियों के रस्सी उछलने जैसा अथवा एक ही जगह खड़े रहकर पैरों को, हाथों को डबल मार्च की मुद्रा में चलाते रहने का व्यायाम किया जाए। लेटकर तो साइकिल चलाने की तरह पैरों को घुमाते रहने जैसा व्यायाम हो ही सकता है। स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली ड्रिल या उसी तरह के अंग संचालन हर किसी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उन्हें बाल, वृद्ध, नर, नारी सभी अपनी स्थिति के साथ तालमेल बिठाते हुए निर्धारित कर सकते हैं। हर हालत में शारीरिक श्रम हर किसी के लिए उपयोगी नहीं, आवश्यक भी है। निठल्ले व्यक्ति चर्बी फूलने, जोड़ों में दर्द रहने, पैर अकड़ने, बार बार पेशाब जाने, नींद कम आने, अपच रहने जैसी कितनी ही छुटपुट बीमारियों के शिकार बने रहते हैं। जुकाम उसका पीछा छोड़ता ही नहीं। इन व्यथाओं से बचने के लिए आवश्यक है कि दिनचर्या में इतने कड़े परिश्रम की मुद्रा रखी जाए जिसमें एक बार माथे पर पसीना झलकने लगे। सांस हमेशा गहरी लेनी चाहिए ताकि फेफड़ों के समूचे भाग में सक्रियता बनी रहे और शरीर को समुचित मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे। छाती, जिगर, हृदय, आमाशय, आंतों आदि का व्यायाम होता रहे। जो लोग झुककर बैठते हैं उनके फेफड़ों का बड़ा अंश निष्क्रिय पड़ा रहता है और उसमें क्षय, श्वास, खांसी आदि के रोग कीटाणु पनपने लगते हैं। सांस हमेशा नाक से लेना चाहिए और चलते समय हाथों को आगे पीछे सैनिकों की तरह हिलाते हुए चलना चाहिए। चेहरे पर प्रसन्नता भरी मुस्कान बनी रहे, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। ये एक अच्छी आदत है जिसे सौम्य एवं सस्ता सौंदर्य कहना चाहिए। अन्य सभी सौंदर्य प्रसाधनों को मिलाकर भी चेहरे पर उतनी चमक नहीं आती जितनी अकेले मुस्कान भर से उपलब्ध होती है। यह व्यक्तित्व में चार चांद लगाने वाला नुस्खा है जिसे दर्पण सामने रखकर यह अभ्यास किया जा सकता है कि कैसी मुखाकृति अधिक सुंदर और आकर्षक लगती है। चेहरा उदास रखना, रोनी जैसी सूरत बनाए रहना, गुस्सा या आवेश प्रकट करना, निराशा और चिंता के भाव व्यक्त करना, लोगों का आकर्षण समाप्त कर देना है।
ऐसी प्रकृति वालों से हर कोई बचने दूर रहने का प्रयत्न करता है। चुप्पी साधे रहना आत्महीनता और दब्बूपन का चिन्ह है। ऐसे लोगों को का मित्र समुदाय दिन दिन घटता रहता है और सूनापन जैसी नीरसता छाई रहने से लोग बचने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें सुख दुख में अपना साझीदार नहीं बनाते। बहुत पुराने जमाने की बात है जब यह समझा जाता था कि वात पित्त कफ से कुपित होने से बीमारियां आदि होती हैं। बाद में उनका कारण ऋतु परिवर्तन या विषाणुओं का आक्रमण समझा गया। आगे चलकर सोचा गया कि पेट के अपच से ही विजातीय द्रव्य पैदा होते हैं और वही मनुष्य को रोगग्रस्त कर देता है। पीछे रक्त की कमी या घटिया होना निमित्त कारण माना गया। अब विज्ञान की नवीनतम और गंभीरतम खोजों ने यह सिद्ध किया है कि शरीर पर वास्तविक नियंत्रण मन का है। मस्तिष्क के गड़बड़ाने से ही शारीरिक रोग होते हैं और साथ ही मानसिक विकार भी चढ़ दौड़ते हैं। इस निष्कर्ष में बहुत कुछ यथार्थता है। शरीर का स्वामी मन है। यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति के अनुसार घोड़े की गतिविधियां सवार के संकेतों पर चलती हैं। का निष्कर्ष यही पाया गया है। जिसका मन उद्विग्नता से भरा रहेगा, जो अशांत, भयभीत, विक्षुब्ध रहेगा, उसका उत्तेजित मस्तिष्क समूचे शरीर पर अपना प्रभाव डालेगा और उसे चैन से न रहने देगा। देखा गया है कि किसी स्वजन की मृत्यु होने का शोक समाचार आता है तो भूख प्यास नींद सब भाग जाती है और हाल बेहाल हो जाता है। क्रोध की स्थिति में व्यक्ति अपने आपे से बाहर हो जाता है और उन्मादी जैसा वचन बोलता व्यवहार करता है। भयभीत की स्थिति में भी दीन दुर्बलता जैसी हो जाती है। लगता है मानो काठ मार गया हो, न भागते बनता है न विपत्ति से जूझते। यह सब मानसिक उद्विग्नता के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव हैं। जब स्वभाव में विक्षोभ भरा रहने लगता है तो समझना चाहिए कि कोई संक्रमण स्तर का रोग हो गया है और अब देर सबेर में प्राण लेकर या पागल बनाकर हटेगा। मनोविकारों में कुछ सामयिक होते हैं, कुछ स्थायी। सामयिक वे हैं जो तात्कालिक परिस्थिति के कारण ज्वार भाटे की तरह आते हैं और संतुलन को उखाड़ पछाड़ कर रख जाते हैं। यह आघात लगने की तरह होते हैं। समय बीतने या विपत्ति टल जाने पर स्थिरता भी आ जाती है, फिर भी उसका प्रभाव कम नहीं पड़ता। 1 घंटे का क्रोध एक दिन तेज बुखार आने जितनी शक्ति का हरण कर लेता है। मन का अचेतन पक्ष शरीर संचालन की विधि व्यवस्था में लगा रहता है। वह सोते जागते हर समय कार्यरत रहता है। बहिरंग मस्तिष्क का काम कल्पना, विचरना एवं विवेचना में लगा रहना है। नींद आने पर सोचता है या क्लोरोफॉर्म जैसी कोई नशीली वस्तु के उपयोग से मूर्छित हो जाता है। पर यह स्थिति अचेतन मन की नहीं है। वह जन्म से लेकर मरण पर्यंत जीवन की रक्त संचार, प्राकुंचन, श्वास प्रश्वास, निमेष उन्मेष अवयवों के सूत्र संचालन में निरंतर लगा रहता है। मानसिक उद्वेगों का प्रभाव अचेतन की गहरी परतों तक चला जाता है। फलतः वह अपना कार्य ठीक प्रकार नहीं कर पाता। लड़खड़ाने की बीमारी जैसा मखौल बन जाता है। वासना, तृष्णा, अहमता, लोभ, मोह, अहंकार के कुविचार मनुष्य को संकीर्ण और स्वार्थी बनाते हैं। इनके दबाव से मनुष्य कुकृत्य करने और अपराधी दुष्प्रवृत्तियां अपनाने के लिए उद्यत हो जाता है। आतुरता अवश्य मनुष्य आधा काम करता है, आधा छोड़ता है। चिंतातुर व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और सामने की कठिनाई के संबंध में क्या करना है यह उसे सूझ ही नहीं पड़ता। संदेहशील, आशंकाग्रस्त किसी पर भी उचित अनुचित आक्षेप करता है और अकारण ही मित्रों को शत्रु बनाता रहता है। भय अधिकांशतः काल्पनिक होते हैं। डरपोक आदमी हर घड़ी यह सोचता रहता है कि ना जाने मेरे ऊपर कब गाज गिर पड़े, कब अनिष्ट बरस पड़े। विचारों में ऐसे ज्वार भाटे आते रहने से मनुष्य अर्ध विक्षिप्त की स्थिति में रहने लगता है। ऐसी दशा वह अपने दैनिक और महत्वपूर्ण कर्मों की विधि व्यवस्था बनाने में भी असफल रहता है। पग पग पर अवरोध व्यवधान आते दिखते हैं। ऐसी दशा में मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ रहता है और उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अंतर्द्वंद चलते रहने से अशांति छाई रहती है और उसकी प्रतिक्रिया व्यवहारिक जीवन को अस्त व्यस्त करने में ही नहीं, स्वास्थ्य को गड़बड़ा देने का निमित्त कारण भी बनती है। शक्तियों के अनावश्यक क्षरण न होने की बात पर सदा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कामुक चिंतन और अमर्यादित यौनाचार मस्तिष्क को खोखला कर देते हैं
और जवानी आते आते बुढ़ापे की स्थिति बन जाती है। चटोरे व्यक्ति सदा अपच के शिकार रहते हैं। अत्यधिक श्रम करने से तो मनुष्य थकता ही है, निठल्ला बैठे रहने पर भी अंग अकड़ जाते हैं। रात को तेज रोशनी में देर तक काम करते जागते रहने से आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, दृष्टि घटने लगती है और मोतियाबिंद, सिरदर्द, जुकाम जैसी स्थिति बन जाती है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए दिनचर्या को नियमित बनाते हुए शक्ति भंडार को इस प्रकार खर्च करना चाहिए कि अपना काम भी चलता रहे और ऐसा कुछ न होने पाए जिससे समय से पूर्व ही खोखलापन आ दबोचे। बीमारियां आ धमकने पर विश्राम, स्वल्पाहार, गर्म पानी का सेवन, पेट का भारीपन, एनिमा के सहारे हटा देना, जड़ी बूटी उपचार जैसे हल्के फुल्के प्रयत्न ही करने चाहिए। जब तक कोई भयंकर संकट की विपत्ति ना हो, साधारण स्थिति में एलोपैथी, एंटीबायोटिक्स आदि दवाओं से बचना चाहिए। वे एक रोग को दूर करके दूसरा रोग खड़ा करती हैं। रोग कीटाणुओं को मारने के प्रयास में रक्त के जीवन रक्षक घटकों से भी हाथ धोना पड़ता है। तुलसी हर रोग में अनुपान भेद से काम दे जाती है। उसका फावला घर में लगाने से मच्छर भागते हैं और उसे स्पर्श करके फैलने वाली हवा घर के सभी सदस्यों को लाभ पहुंचाती है। इन दिनों खाद्य पदार्थों में मिलावट का दौर है। लालची व्यापारी आटे में घटिया आटा, मसालों में सस्ती हानिकारक चीजें मिला देते हैं। इन्हें खरीदते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वस्तुएं प्रमाणित जगह से ही खरीदी जाएं। यदि उन्हें पीसना घर पर ही संभव हो सके तो शुद्धता की अधिक गारंटी रहेगी। तेल घी भी विश्वस्त कंपनियों का डिब्बा बंद ही लेना चाहिए। खुली चाय कुछ सस्ती तो बिकती है पर उसमें भी मिलावट की आशंका रहती है। अनाज, दालें यदि घर पर ही तैयार करनी हो तो उन्हें गर्म पानी से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धो लेना चाहिए। सब्जियों को भी, क्योंकि कीटनाशक दवाओं और रासायनिक खादों की भरमार से वे भी पैदावार तो अधिक देती हैं पर उनमें विषाक्तता का जो अंश रह जाता है भीतर तक प्रवेश कर जाता है। भीतर का परिशोधन तो कठिन है पर बाहरी भाग को तो गर्म पानी से अच्छी तरह से धो ही लेना चाहिए। इसके बाद ही उनका प्रयोग किया जाए। आहार के साथ साथ हम विष भक्षण तो नहीं कर रहे, इसका ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा जो पोषण के निमित्त लिया गया है वही शोषण का काम करने लगेगा। विष खाने की आदत आरंभ में कौतूहल और शौक के रूप में अपनाई जाती है पर पीछे वो आदत के रूप में सम्मिलित हो जाती है और छुड़ाए नहीं छूटती। पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का आम प्रचलन होता है। एक को देखकर दूसरा सीखता है। ये वस्तुएं आतिथ्य सत्कार का भी अंग बनती जाती हैं। इनसे बचना ही श्रेयकर है। तंबाकू से कैंसर, खांसी, दमा आदि होने की आशंका रहती है। फेफड़े जल जाते हैं और उनमें निकोटीन जमता रहता है। मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है। आमाशय और आंतों की शक्ति घटती है। ऐसी दशा में नशा न पीने वालों की तुलना में पीने वालों का अधिक बीमार पड़ना और जल्दी मरना स्वाभाविक है। मुंह में छोड़ा हुआ धुआं समीपवर्ती लोगों पर अपना असर छोड़ता है और उन बेचारों को अकारण ही संकट में फंसाता है। चाय, कॉफी का प्रचलन भी निरंतर बढ़ रहा है। उससे भी फुर्ती आती दिखती है। वस्तुतः गर्म पानी और शक्कर की होती है। चाय, कॉफी तो ऐसी उत्तेजना उत्पन्न करती है जो क्षणिक फुर्ती दिखने के उपरांत पहले की अपेक्षा और अधिक सुस्ती, थकान पैदा करती है। इससे तो अच्छा है कि तुलसी के पत्ते, दालचीनी, हल्दी आदि का क्वाथ गुड़ डालकर बना लिया जाए। ये क्वाथ चाय, कॉफी की अपेक्षा सस्ता भी पड़ेगा और उन हानियों से भी बचा देगा जो इन उत्तेजक और विषाक्त पेयों के सेवन से शरीर की जीवनी शक्ति को निरंतर घटाती जाती हैं। प्रज्ञा पेय भी वैकल्पिक पेय के रूप में लिया जा सकता है। किसी भी हालत में चाय या कॉफी 1 या 2 कप से अधिक एक दिन में नहीं पीनी चाहिए। नशे के नाम पर इन दिनों चित्र विचित्र प्रकार के मादक द्रव्य चल पड़े हैं। भांग, अफीम, चरस, शराब, ताड़ी जैसी वस्तुओं का एक ही लालच है कि वे सेवन करते ही तुरंत उत्तेजना देती हैं और इससे लगता है कि फुर्ती आई और काम करने की सामर्थ्य बढ़ गई। पर जैसे ही खुमारी उतरती है वैसे ही शरीर लिटपुटा सा लगने लगता है। हंटर मार मार कैसे किसी घोड़े को तेजी से दौड़ाया जाए तो वह जल्दी थक जाता है और अंततः अशक्त होकर जमीन पर गिर पड़ता है। यही स्थिति नशेबाज की होती है। आदत पड़ जाने पर उसको छोड़ सकना अति कठिन पड़ता है, वरन दिनों दिन उसकी अधिक मात्रा अपेक्षित होती है।
जितनी मात्रा बढ़ती जाती है उतनी ही शरीर को उसके दुष्प्रभाव से हानि भी अधिक होने लगती है। शराब इन सबसे अधिक घातक है। उसकी विषाक्तता रक्त को, नस नाड़ियों को, चिंतन को, रोग निरोधक शक्ति को, काम करने की सामर्थ्य को बेतरह नष्ट करती है और मनुष्य को उस गुब्बारे की तरह बना देती है जो हवा भरने पर फूलता है, पर जैसे ही हवा निकलती है वह पतला छिलका मात्र रह जाता है। शराब पीकर मनुष्य बबूले की तरह इतराता इठलाता है, पर उसका असर कुछ ही समय में ढीला पड़ जाने पर वह झाग की तरह बैठ जाता है, बबूले की तरह फूट जाता है। स्वास्थ्य का सर्वनाश करने के अतिरिक्त शराब की और भी कितनी ही हानियां हैं। मात्रा और क्वालिटी बढ़ाने की इच्छा में हैसियत से अधिक पैसा खर्च होता है। उसके कारण समूचे परिवार को तंगी भुगतनी पड़ती है। खुद भी फटेहाल रहते हैं। घर का सामान बिकने और बाहर का कर्ज चढ़ने लगता है जिसे चुकाने का अवसर ही नहीं आता। पैसा घट जाने पर स्प्रिट जैसी विषैली वस्तुएं पीने को विवश होना पड़ता है। इस कुचक्र में कितनों की ही अकाल मृत्यु होती रहती है। बच्चे बिलखते, भूखों मरते और अनाथ जैसी जिंदगी बिताते हुए मरने वालों को कोसते रहते हैं। दरिद्रता उस परिवार को बेतरह जकड़ लेती है। शराबी अपनी इज्जत आबरू खो बैठते हैं। जहां तहां पड़ा हुआ नालियों में मुंह रगड़ता है, गालियां बकता है, लड़खड़ाता है और कुछ भी उद्दंडता बरतने लगता है। ऐसे लोग पुलिस द्वारा पकड़े जाते और जेल की हवा खाते हैं। सामाजिक सम्मान तो एक प्रकार से समाप्त हुआ ही समझा जाना चाहिए। उसे अविश्वस्त, अप्रमाणिक माना जाता है और कोई उसका साथ देने, सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होता। उपेक्षित, तिरस्कृत स्थिति में ही उसे अपना समय गुजारना पड़ता है। सभी संबंधी शुभचिंतक उसे इस लत को छोड़ने के लिए समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं, पर कोई प्रभाव न पड़ने, परिणाम न मिलने से फलस्वरूप खीज और भी अधिक बढ़ती है और खाई और भी चौड़ी होती है। इस प्रकार शराबी अपने लोगों के बीच रहते हुए भी एक प्रकार से तिरस्कृत एवं उपेक्षित रहता है। यह स्थिति ऐसी भी है जिसे दयनीय ही कहा जा सकता है। शराबी जहां अपने स्वास्थ्य, सम्मान, पैसा गंवाता है, वहां परिवार के भविष्य को भी अंधकारमय बनाकर छोड़ता है। कोमल प्रकृति और अपरिपक्व वृद्धि के बालक कई बार शराब का अनुकरण करने लगते हैं और चोरी छुपे उस कुटेव को अपनाने लगते हैं। ऐसा न हो तो भी पिता के, बाबा के कुसंस्कार वंशानुक्रम के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। बुराइयां अपेक्षाकृत जल्दी उभरती और आकर्षित करती हैं, जबकि अच्छाइयां मुश्किल से और प्रयत्न से, परिश्रम से ही गले उतरती हैं। आर्थिक अभाव और सामाजिक तिरस्कार के बीच बच्चों का अंतराल घुटता रहता है और वे इस योग्य नहीं रहते कि कुछ महत्वपूर्ण काम कर सकें या उपयोगी सहयोग प्राप्त कर सकें। फलता उन्हें आवारागर्दी या अपराध प्रवृत्ति अपनानी पड़ती है। इस प्रकार बच्चों का भविष्य अंधकारमय बनाने का पाप नशेबाजी ही करता है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए वैज्ञजनों ने कहा है कि नशेबाजी धीमी आत्महत्या है। भांग, चरस, अफीम आदि भी शराब के छोटे भाई बहन हैं। उसकी हानियां भी लगभग इसी प्रकार की हैं। शराब की भी बड़ी बहन अब हीरोइन, हशीश चल पड़ी है। यह उत्साही नवयुवकों में अधिक प्रचलित है। इसके दुष्परिणाम तो इतने बड़े चढ़े हैं, जो इसके कुचक्र में फंसा समझना चाहिए वो जीवित रहते हुए भी मृतकों के पंक्ति में जा बैठा। वो काम धाम करने की स्थिति में भी नहीं रहता। एक प्रकार से अर्धमूर्छित, अर्धविक्षिप्त जैसा स्तर बनाए विनाश का गर्त तलाशता फिरता है। अनेक रोगों का शिकार होने और आत्महत्या जैसे दुष्कर्म करने में प्रायः नशेबाजों की संख्या ही बढ़ी चढ़ी रहती है। इन दिनों आहार विहार के लगभग सभी क्षेत्रों में विकृतियां घुसती चली जा रही हैं। इसकी ओर से सतर्क न रहने और समय रहते उसका सुधार न करने का कारण ही है कि लोग अशक्त, रुग्ण रहते और अकाल मृत्यु मरते देखे जाते हैं। यदि इन स्वास्थ्य विघातनी आदतों को अपनी जीवनचर्या में प्रवेश न करने दिया जाए तो हर व्यक्ति गरीबों में रहते हुए भी स्वस्थ और समर्थ बना रह सकता है। तो आज के स्वाध्याय में हमने बहुत सारे स्वास्थ्य के मूलभूत सिद्धांत पढ़े। पहले शारीरिक सफाई को लेकर के, फिर घर की स्वच्छता को लेकर के, उसके बाद जो हम भोजन करते हैं, जो अन्न हम खाते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी इंक्लूडेड ना हो। विषाक्तता होती है तो उसको हम कैसे धोएं, उसको कैसे सुखाएं, उसको कैसे हम साफ तरीके से रखें, उसके बारे में, किचन से रिलेटेड स्वच्छता, हमारे घरों का कचरा हम बाहर ना फेंकें, अपने घर के बाहर की सफाई के बारे में भी जाना। और हमने ये भी जाना
कि हम अपनी दिनचर्या को नियमित रखें, हम जल्दी सोएं, जल्दी उठें, उससे हमारे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उसके साथ में जो हमारे समाज में शराब या अन्य नशे की जो बुरी आदतें हैं, उनसे क्या हानि होती है, उसके बारे में गुरुदेव ने हमें विस्तार से समझाया कि हमें उनसे बचना चाहिए और उन्हें नहीं अपनाना चाहिए। इवन हमें जो चाय की भी आदत पड़ जाती है, उससे हमारा कितना नुकसान होता है, उसके बारे में भी हमें समझाया। आज का स्वाध्याय इतना ही, अब आगे कल पढ़ते हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।